नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर एग्जाम मेनिक्स। मैं प्रोफेसर रवि रंजन सर फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इंडियन बैंकिंग सिस्टम के नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, जिसमें कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आज हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में एक एक करके समझेंगे। तो जो लोग भी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग भी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं अभी, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वेबसाइट www.ibopacademy ज्वाइन करके आप सब लोग अपने मैक्सिमम डिटेल्स मिल सकता है। और आज स्टार्ट करने वाले हैं जीके का, बैंकिंग जीके का नेक्स्ट सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो चलिए एक एक करके समझते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। तो पहली बात हमको पता होना चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द ऑथोरिटी बैंक दैट गिव्स लाइसेंस टू ऑल द बैंक्स। तो इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द ऑथोरिटी दैट गिव लाइसेंस टू ऑल द बैंक्स। अब एक एक करके समझते हैं, जरा समझते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस किस के लिए मॉनिटरिंग ऑथोरिटी है, किस किस ऑथोरिटी को मॉनिटर करती है, कौन कौन से बैंक को मॉनिटर करती है। तो पहला है शेड्यूल्ड बैंक्स, दूसरा है अनशेड्यूल्ड बैंक्स, फिर है कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स के अंदर आएगा पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और फॉरेन सेक्टर बैंक्स और रिजर्व बैंक्स। ठीक है, और फिर अनशेड्यूल्ड बैंक्स के अंदर हम एक एक करके बात करेंगे। तो एक एक करके समझते हैं कि शेड्यूल्ड बैंक्स के अंदर कौन कौन से आ गए। कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स और फॉरेन सेक्टर बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ लेट अस फिगर इट आउट कि हम जानना चाहते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में आया था। तो मैं आपको बता दूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड in the year 1935, right? And which act under RBI Act, under RBI Act 1934। 1934 में RBI एक्ट आया था, जिसके अकॉर्डिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्टैब्लिशमेंट हुआ था। कौन से ईयर में? 1935 में। तो जरा समझते हैं कि 1935 से पहले कैसी सिचुएशन रही थी। तो 1935 से पहले ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड इंडिया फाइनेंशियल सिस्टम वाज अनऑर्गेनाइज्ड। तो मैं आपको बता दूं कि जब ब्रिटिश सिस्टम चल रहा था, जब ब्रिटिशर्स लोग ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आते हैं और जब ब्रिटिशर्स लोग थे, तो उसमें इंडियन बैंकिंग सिस्टम बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड था, ऑर्गेनाइज नहीं था। तो मैं आपको बता दूं ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि मैं आपको बता दूं ईस्ट इंडिया कंपनी कौन से ईयर में आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी केम इनटू द ईयर 1600। कौन से ईयर में आया था? 1600 में आया था ईस्ट इंडिया कंपनी। आई होप सभी लोग जानते होंगे इस चीज के बारे में। चलिए, एंड लेटर द ब्रिटिश गवर्नमेंट मैनेज्ड करेंसी एंड क्रेडिट। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी आया भारत में, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के करेंसी को और उसके क्रेडिट को क्या कर रहे थे? मैनेज कर रहे थे। जरा समझते हैं। साथ साथ में हमने एक बात और भी लास्ट क्लास में किया था, लास्ट क्लास में डिस्कस किया, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है क्या, कि तीन प्रेसिडेंसी बैंक्स आए थे और प्रेसिडेंसी बैंक्स का नाम क्या था? प्रेसिडेंसी बैंक्स का नाम था बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। तो तीन बैंक मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बने। बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम पड़ा उसे 1955 में। तो चलिए, तो मैं बता दूं तीन प्रेसिडेंसी बैंक्स जो थे वो लिमिटेड, बहुत लिमिटेड बैंकिंग फंक्शंस करते थे, कुछ लिमिटेड काम ही करते थे। ठीक है, कब तक? जब तक 1921 में इसे मर्ज कर दिया गया और वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना। बाद में उसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पड़ा। बाद में उसका क्या नाम पड़ा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये लिमिटेड काम ही कर पा रहे थे, ये तीन बैंक अलग अलग मिल करके अलग अलग क्या कर रहे थे? लिमिटेड काम कर रहे थे। तो सब बाद में मर्ज किया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बन गया। 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना, फिर 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना। कौन से ईयर में? 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया। आगे चलते हैं। इसीलिए वहां पे कोई सिंगल ऑथोरिटी नहीं था, लेकिन मतलब देयर वाज नो सिंगल ऑथोरिटी टू रेगुलेट क्रेडिट, कंट्रोल इन्फ्लेशन, किसको क्रेडिट देना है, इन्फ्लेशन महंगाई को कैसे कंट्रोल करना है, और एक्ट एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। अगर बैंक को पैसे की इमरजेंसी जरूरत पड़ेगी तो वो कौन देगा? एक बैंक दूसरे बैंक को नहीं देती है, राइट?
ठीक है, अगर नहीं दे पा रही है तो कोई एक ऐसा बॉडी होना चाहिए जो लास्ट मोमेंट पे बहुत इमरजेंसी कंडीशन में बैंक को क्या दे सके, लोन दे सके। तो ऐसे केस के लिए कोई ऐसी बैंक नहीं थी, इसीलिए नए ऐसी बैंक की जरूरत पड़ी। तो कहानी ऐसी है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से लेकर के 1918, 4 साल का ये वक्त है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, हाईलाइटेड अर्जेंट नीड ऑफ सेंट्रल बैंक। तो आपको पता है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है तो लोगों का फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाती है, फाइनेंस बहुत तरह से बर्बाद हो जाता है। ऐसे केस में एक ऐसा बैंक होना चाहिए जो सारे अदर बैंक जो अनऑर्गेनाइज हो चुके हैं और फाइनेंसेस नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, उनको मॉनिटर करने के लिए बॉडी की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए क्या हुआ जरा समझते हैं। इसीलिए एक कमिटी बनाई गई। क्या बनाया गया? एक कमिटी बनाया गया जिसका क्या नाम था? जिसका नाम था हिल्टन यंग कमिटी। जिसका क्या नाम था? हिल्टन यंग कमिटी। और ये कमिटी कौन से ईयर में आई थी? 1926 में। मैंने अभी आपको बताया कि 1921 में 3 बम को मर्ज किया था, उसके जस्ट 5 साल के बाद, उसके 5 साल के बाद हिल्टन यंग कमिटी आ गई। क्या आ गई? हिल्टन यंग कमिटी। नोट कर लीजिएगा सभी लोग, हिल्टन यंग कमिटी आ गई 1926 में। जरा समझते इस कमिटी का नाम जो था क्या था 1926 में। आपको बता दूं कि 1918 में, 1914 से लेकर के 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया। 1918 की अगर हम बात करें उसके कितने साल के बाद? 8 इयर्स के बाद, 8 साल के बाद स्टेबल हो पाया। वर्ल्ड वॉर का सिचुएशन इतना खराब हो चुका था, फाइनेंसेस बिगड़ चुके थे, 8 साल लग गए चीजों को स्टेबल होने में। इसीलिए उसके बाद 1926 में रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जाता है, 1926 में रॉयल कमीशन बनाया गया ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा। इसी कमीशन को हिल्टन यंग कमिटी कहा जाता है या हिल्टन यंग कमीशन कहा जाता है। तो हिल्टन यंग कमीशन बनाया गया कि एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अर्जेंट जरूरत है या एक सेंट्रल बैंक की अर्जेंट जरूरत है। तो रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल बैंक फॉर इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, ध्यान रखिएगा, सेंट्रल बैंक फॉर इंडिया। इंडिया के बैंक्स को मॉनिटर करने के लिए एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए। ये बात हिल्टन यंग, एग्जाम में पूछा गया था, अंडर विच कमिटी द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड। तो आप याद रखेंगे उसका नाम है हिल्टन यंग कमिटी। एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ द कमीशन? तो नेम ऑफ द कमीशन वाज रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, RCICF। मैं शॉर्ट में बता दिया ताकि आप कलर इसको ध्यान रखेंगे। क्या काम था? इट्स प्राइमरी सजेशन टू क्रिएट ए बैंक इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस टू रेगुलेट करेंसी एंड क्रेडिट। मतलब एक बात तो क्लियर है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक जो भी बनेगी, ठीक है, वो गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट होगी। गवर्नमेंट उनके काम में इंटरफेयर नहीं करेगा, गवर्नमेंट उनके काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। आप समझ पा रहे हैं? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसी बॉडी बनाई जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 आरबीआई एक्ट बनाया गया हिल्टन यंग कमिटी के रिकमेंडेशन से। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पास हो गया, ये कानून पास हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट का कानून पास हो गया कि 1934 में पास हो गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनेगा। बैंकिंग रेगुलेशन अथॉरिटी का एक बॉडी चाहिए, वो बनेगा, ये कानून पास हो गया। ठीक है, दिस एक्ट प्रोवाइडेड द लीगल फ्रेमवर्क फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और दूसरी बात ये भी है, अब ये लीगली भारत में काम करेगा। लीगली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल बी कंसीडर्ड एज द सेंट्रल बैंक फॉर द कंट्री। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए, जैसा कि मैंने बताया कि पहले कानून पास होता है, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन बनता है। तो पहले कानून 1934 का पास हुआ, उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। कौन से ईयर में? 1935 में कानून पास हुआ।
34 में कानून पास हुआ, 35 में स्टैब्लिशमेंट हुआ। आगे एक साल पहले कानून पास होता है और एक साल के बाद बॉडी बनता है, ये ध्यान रखिएगा, ये गड़बड़ नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए, The Reserve Bank of India was formally established on 1 अप्रैल 1935। ये गोल्डन टाइम, गोल्डन डेट याद रखिएगा, गोल्डन ईयर है 1 अप्रैल। अप्रैल फुल बोलते हैं आप लोग, बोलते हैं नहीं बोलते? अप्रैल फुल जिसको बोलते हैं 1 अप्रैल, अप्रैल फुल है, उसी दिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट होता है। दिन सेम है, ईयर 1934 है, ध्यान रखेंगे इस चीज का। विथ इट्स हेडक्वार्टर्स एट कलकत्ता। तो आपको मैं बता दूं, जब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था तो उस समय पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पर था? कोलकाता में था। कोलकाता में था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या हेडक्वार्टर्स। 1937 की बात है, हेडक्वार्टर वाज शिफ्टेड टू बॉम्बे। तो 1937 यानी आप समझो कि तो 1935 में बना, 2 साल के बाद कलकत्ता छोड़ के कहां लेके आए इसको? मुंबई लेके आए। आज भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस कहां पर है? मुंबई में। एंड आई प्रोफेसर अभिनंदन सर, आई एम टेकिंग दिस लेक्चर लाइव फ्रॉम मुंबई, सो जॉइन अस एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स so that maximum students get profit of banking general awareness, banking general knowledge. Let's figure it out. Let's move to the next point. जैसा कि मैंने बताया आपको, बॉम्बे नए अभी मुंबई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या है? हेड ऑफिस है। चलिए, ब्रांच ऑफिसेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन हेड ऑफिस कहाँ है? मुंबई में। पहले कहाँ था? कोलकाता में। जरा समझते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। और जरा समझिएगा, ऑनरशिप, मैं आपको बता दूं ऑनरशिप। तो यहां पर जो है आप समझेंगे, इनिशियली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज अ प्राइवेटली ओन्ड इंस्टीट्यूट विद ए शेयर कैपिटल ऑफ 5 करोड़। मतलब पहले प्राइवेटली किसी कुछ स्टेक होल्डर्स मिलके इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाए थे। कुछ स्टेक होल्डर्स, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, प्राइवेट इन्वेस्टर्स मिलकर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बनाए थे, जिसका वर्थ वैल्यू, वर्थ ऑफ कैपिटल जो था वो 5 करोड़ का था। लेकिन उसके हर एक शेयर की जो वैल्यू थी 100 थी। तो यहाँ पे 100 शेयर्स को 5 लाख शेयर्स, 5 लाख शेयर्स इशू किए गए, और हर शेयर की वैल्यू कितनी थी? ₹100। तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 5 करोड़। कितनी हो गई? 5 करोड़। तो शेयर कैपिटल 5 करोड़ रुपए का था, जिसमें कि 5 लाख शेयर्स इशू किए गए। हर शेयर की वैल्यू कितनी थी? ₹100। आप याद रखिएगा कि हम बात कर रहे हैं आज का ₹100 नहीं, ये बात हो रही है 1935, उसमें ₹100 की बहुत ज्यादा वैल्यू थी, ठीक है। 1949 के बाद जब देश आजाद हो जाता है, 1947 के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड and it became fully owned by the government of India. उसके बाद पूरी तरह से गवर्नमेंट बॉडी बन जाता है, स्टेक होल्डर्स को छोड़ दिया जाता है, स्टेक होल्डर्स बाहर हो जाते हैं, और पूरी तरह से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉडी बन जाता है। एक बात मुझे और थोड़ी सी बतानी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है पहले किसके लिए काम करता था? भारत के लिए तो हमेशा से काम करता रहा है, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए भी काम किया है। इट also worked for Reserve Bank of India also worked for Pakistan, means State Bank of Pakistan. It has worked and managed the Bank of Pakistan, ठीक है। It has worked as the central bank for Pakistan also. And the best another important thing is that कि Reserve Bank of India has also worked for Burma. पहले बर्मा, और आज उसको म्यांमार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यांमार, म्यांमार बोलते हैं, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया म्यांमार के लिए भी और पाकिस्तान दोनों के लिए सेंट्रल बैंक काम करती थी। बताइए क्यों? क्योंकि 1935 में भारत और पाकिस्तान एक ही थे, लेकिन 1947 के बाद दोनों का बंटवारा हो गया। चलिए, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वर्कड फॉर बोथ द कंट्रीज। कौन कौन से कंट्री? पाकिस्तान एंड बर्मा। आई होप सभी लोगों को क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अब समझते हैं कि इंपॉर्टेंट रोल्स क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। अगर हम बात करें व्हाट इज द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रोल है regulating issue of currency except 1 rupee and coins which remain under government control। मेरी बात समझिएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सारे करेंसी छापती है,
लेकिन 1 रुपया का नोट और 1 रुपए का कॉइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 रुपए का कॉइन नहीं इशू करती है। 1 रुपए का कॉइन कौन इशू करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, और अगर हम बात करें 1 रुपए का नोट, अब तो नोट तो बनता ही नहीं 1 रुपए का, ठीक है, तो 1 रुपए का नोट बनता ही नहीं है। 1 रुपए का अगर कॉइन इशू करना है तो उसकी ऑथोरिटीज किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, फाइनेंस मिनिस्टर के पास है। क्लियर है सब लोगों को? लेकिन 1 रुपए के ऊपर 50 रुपीज का नोट, 10 रुपए का नोट, सबके ऊपर लिखा रहता है मैं धारक को 10 रुपए देने का वचन करता हूं। आपके नोट में लिखा रहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नर का सिग्नेचर होता है, ठीक है। तो ये नोट कौन इशू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए, मेंटेनिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी के पास बहुत ज्यादा महंगाई भी नहीं होनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम इन्फ्लेशन भी नहीं होना चाहिए और डिफ्लेशन भी, बहुत सारी चीजें बहुत सस्ती भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं होना चाहिए। प्राइस स्टेबल रहना चाहिए। जैसे अगर आज भी देखोगे आप, अगर आप बटाटा खरीदते हो जिसको पोटैटो बोलते हैं, उसका प्राइस स्टेबल रहता है। हालांकि ये एग्जांपल बहुत सिंपल लिया है मैंने, ठीक है। कुछ मतलब किसी चीज का क्या, जैसे बैंक रेट है स्टेबल रखना है, 6 जैसे 5.75% से लेकर के 8% तक या 9% तक, या मैक्स टू 9.7%, मतलब एक स्टेबल रेट रखना है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारे मार्केटिंग टर्म्स है जो हम आगे चल के बात करेंगे, और भी बैंकिंग टर्म्स है जो हम डिस्कस करेंगे। एक्टिंग एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट, जब सरकार को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ही जाएगा। रेगुलेटिंग क्रेडिट एंड एक्सचेंज, क्रेडिट एंड एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? मतलब अगर किसी को पैसे की जरूरत पड़ी, किसी भी बैंक को जरूरत पड़ेगी तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देगा। अगर करेंसी का भी एक्सचेंज करना है, डॉलर्स टू रुपीस, रुपीस टू डॉलर, रुपीस टू पाउंड, पाउंड टू रुपीस, इसके लिए भी कौन जिम्मेदार होगी? हु इज द रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी? रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सुपरवाइजिंग कमर्शियल बैंक्स, सारे कमर्शियल बैंक का सुपरवाइजर कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल एक्ट एज द सुपरवाइजर फॉर कमर्शियल बैंक्स आल्सो। क्लियर है सभी लोगों को? चलिए आगे बात करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा हम लोग ऑलरेडी बात की है, तो लेट्स समराइज ऑल दोस फैक्ट्स, क्या क्या हमने डिस्कस किया, ओवरव्यू कर लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1935 अंडर द आरबीआई एक्ट 1934। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन रेगुलेटिंग द कंट्रीज फाइनेंशियल सिस्टम, इशूइंग करेंसी, इन मेंटेनिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस पॉइंट्स। आरबीआई इज कॉल्ड द बैंकर्स बैंक। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि बैंकों को पैसा देने वाला कौन सा बैंक है, तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। बैंकों को दे, लैंड ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, आखिरी में अगर किसी को बैंक को पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है, तो बैंक किसके पास जाएगी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डेफिनेटली हेल्प करेगा, ठीक है। एज इट सुपरवाइजेस अदर बैंक्स, इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस व्हेन नीडेड। जब भी फाइनेंशियल रेसिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, किसी बैंक का दिवाला निकल गया, क्या करेगा बैंक? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाएगा, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में, हमने बात किया। गवर्नर जो है इसका हेड होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है कि जो हेड होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर होते हैं। आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन से हैं? संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा से पहले कौन थे? शक्तिकांत दास। उनसे पहले कौन थे? उर्जित पटेल। उनसे पहले कौन थे? रघुराम राजन। याद रखिएगा इस चीज को। आगे बात करते तो हु इज द करंट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? इज संजय मल्होत्रा। ही इज एन आईएएस ऑफिसर, ही वाज एन आईएएस ऑफिसर, राइट। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग फंक्शंस ऑफ आरबीआई। एक एक करके हम आरबीआई के फंक्शंस के बारे में समझेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फंक्शंस जो है हम लोग 3 तरीके से डिवाइड करेंगे। पहला ट्रेडिशनल, डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी। रेगुलेटरी मतलब सुपरविजन, डेवलपमेंट मतलब एक्सपेंशन करना है बैंक्स का, और ट्रेडिशनल का मतलब आज भी डिपॉजिट्स हो रहे हैं और आज भी क्या हो रहे हैं? लोन्स दिए जा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए पहला जो मैंने बताया आपको, इशू ऑफ करेंसी। इशू ऑफ करेंसी, तो करेंसी को कौन इशू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी नोट्स इन इंडिया एक्सेप्ट, जो मैंने बताया कि 1 रुपए का नोट कौन इशू करेगा? फाइनेंस मिनिस्ट्री करेगा।
और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास बाकी सारे करेंसी को छापने का लाइसेंस है या फिर ऑथोरिटीज है, और पूरा ऑथोरिटी है उनके पास। एक बात का ध्यान रहे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस चीज का भी ध्यान रखती है कि पूरे देश में एडिक्वेट सप्लाई ऑफ करेंसी है या नहीं। ठीक है, बैंक के अंदर जितनी करेंसी होनी चाहिए उतनी है कि, सपोज आप बैंक में सुबह जाते हो विड्रॉ करने, पूरे दिन भर अगर विड्रॉ भी होता है तो भी इतनी सफिशिएंट फंड बैंक में फंड होना चाहिए ताकि कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट पूरी कर सके। ठीक है, चलिए। एंड मेंटेन्स द इंटीग्रिटी एंड ट्रस्ट ऑफ मनी, पूरा का पूरा सिस्टम इंटीग्रेटेड है, कंबाइंड है। आज कोर बैंकिंग सॉल्यूशन यूज होता है, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। ठीक है, जिसमें रियल टाइम में आपके पैसे ट्रांसफर होते हैं, रियल टाइम में डिपॉजिट होता है, रियल टाइम में विड्रॉ होता है। तो ये चीज, और ट्रस्ट ऑफ मनी, एक बात तो क्लियर है, तो कभी कभी बैंक का दिवाला निकल जाता है, इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर हम कोई बैंक है, किसी बैंक में आपने पैसा जमा कर रखा है, अगर वो बैंक का दिवाला निकल गया तो ऐसे केस में क्या करेंगे? क्या हमें कोई असिस्टेंस देगा कि मेरा पैसा डूबेगा नहीं, क्या हमारा पैसा सुरक्षित है या नहीं? ये बात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलती है कि अगर आप किसी भी बैंक में जमा करते हो तो आप निश्चिंत रहो, आपका पैसा सुरक्षित है, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, कोई डूबेगा नहीं, आपका पैसा आपको मिलेगा। चलिए, इंट्रोड्यूस सिक्योरिटी फीचर्स टू प्रिवेंट काउंटरफेटिंग। काउंटरफेटिंग में डुप्लीकेट नोट्स, आपने सुना था कि बीच में डुप्लीकेट नोट्स आ गए, ये भी जिम्मेदारी ध्यान रखता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, मार्केट में डुप्लीकेट नोट नहीं हो, और अगर डुप्लीकेट नोट किसी ने निकाला तो उससे अरेस्ट कर लिया जाएगा एंड दे विल बी सीवियरली पनिश्ड। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। यहां से हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल्स मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन इन द कंट्री। तो मनी सप्लाई मतलब देश में मनी सप्लाई को कौन मॉनिटर करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगा। अगर महंगाई ना बढ़ जाए, इसको भी मॉनिटर कौन करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन मींस महंगाई, मींस when the demand is more the supply is less then inflation occurs in the country. Okay, चलिए, uses tools like these are the instruments of monetary policy. First is cash reserve ratio. What is cash reserve ratio? Cash reserve ratio is the ratio or the amount in which a particular fixed deposit is to be deposited to the Reserve Bank of India by the commercial banks. तो commercial banks अपने कमाई का कुछ परसेंटेज, जो CRR 4% है, अपने कमाई का डिपॉजिट्स का 4% रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास क्या करेगी? जमा करके रखेगी। नेक्स्ट आता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR। SLR का मतलब होता है जो लिक्विड प्लेटफॉर्म में, जैसे गोल्ड हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, ट्रेजरी बिल्स हो गया, सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स, CDs हो गए, पार्टिसिपेटरी नोट्स हो गए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, ये मल्टीपल जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उस फॉर्म में जो कि SLR आपका 18% है, CRR आपका अभी 4% है, रेपो रेट आपका कितना है? 5.5% है। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट आपका 3.75% है। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, तो इसके अंदर क्या होगा? ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अंदर अलग अलग तरीके गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल किए जाएंगे, अलग अलग प्राइस लेवल। ठीक है, तो चलिए एक एक करके समझते हैं और इसके बारे में डिटेल्स में बारी बारी से एक एक करके हम लोग आगे चल के देखेंगे। तो चलिए पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आई विल जस्ट कम टू ईच एंड एवरी पॉइंट्स वन बाय वन। रेगुलेशन ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इसके अंदर क्या है हमारा? बैंक को रेगुलेट करता है, लाइसेंस देता है। प्रूडेंशियल नॉर्म्स, कैपिटल एडिक्वेसी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मिंग, जब कोई भी बैंक किसी को लोन दे देती है और वो चुका नहीं पाता है तो उस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोलते हैं। सेट्स प्रूडेंशियल नॉर्म्स, कैपिटल एडिक्वेसी, मतलब कि बैंक के अंदर जितना पैसा होना चाहिए उतना पैसा है या नहीं है। अगर नहीं है तो बैंक को उतना पैसा मेंटेन करना पड़ेगा। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो उस बैंक को मर्ज कर दिया जाएगा, और वो भी काम नहीं हुआ तो बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। चलिए, मोनेटस मर्जर, जैसे कि मैंने बताया कि मर्ज कौन से, जब दो बैंक वर्क इंडिपेंडेंट नहीं कर पाती है तो दोनों बैंक को मर्ज कर दिया जाता है। ब्रांच एक्सपेंशन, ब्रांच को बढ़ाने में मदद करती है। और फॉरेन बैंक्स को भी इंट्रोड्यूस करने में कौन करेगा? रेगुलेशन। कौन रेगुलेट करेगा? रिजर्व बैंक। इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ द बैंकिंग सिस्टम,
बैंकिंग सिस्टम स्टेबल रहे, इसका भी ध्यान कौन रखती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रखती है। समझ पा रहे हैं सभी लोग? चलिए आगे। नेक्स्ट है मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो कि मैंने आपको बताया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने का काम भी कौन करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगा। क्यों? क्योंकि इट इज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट फॉर द कमर्शियल बैंक। लास्ट रिजॉर्ट का मतलब अगर आखिरी में किसी कंपनी का दिवाला, बैंक का दिवाला निकल गया, बैंक में लॉस हो गया, बैंक में आग लग गया, कुछ भी हो जाए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलेगा आप चिंता ना करो, मैं आपके साथ हूं। ठीक है, समझ पा रहे हैं सभी लोग? प्रोवाइड्स लिक्विडिटी ड्यूरिंग क्राइसिस। जब जैसे भी कोरोना के टाइम आया था, तो आप देख रहे थे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया। क्यों? क्योंकि किसने किया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया। कोरोना के टाइम पे 6 महीना जो ईएमआईस थे उसको किसने कैंसिल किया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। क्यों किया? क्योंकि क्राइसिस पूरे दुनिया में आया था कोरोना के टाइम पे, आप सभी लोगों को मालूम होगा। मैनेजेस रिस्क टू प्रिवेंट बैंक फेलियर्स एंड प्रोटेक्ट डिपॉजिट। कभी कभी बैंक के जो प्राइवेट बैंक होते हैं, सपोज उसके जो ऑनर है या फाउंडर है, उनका डेथ हो जाता है, ठीक है, तो उस समय पे बैंक को कौन संभालेगा, कौन मैनेज करेगा? इस चीज के लिए भी रेगुलेशंस होने चाहिए, रूल्स होने चाहिए, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाती है। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इंटरनेशनल करेंसीज का मैनेजमेंट भी कौन करेगा? फॉरेन एक्सचेंज। एफ ओ आर मीन्स फॉरेन, एफ ओ आर मीन्स फॉरेन, ई मीन्स ई एक्स मीन्स एक्सचेंज। तो जो हमारा इंटरनेशनल एक्सचेंज होता है वो भी मैनेज कौन करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगा। ठीक है, इंप्लीमेंट द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, याद रखिएगा फीमा एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फीमा एक्ट। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि फीमा एक्ट क्या है, तो आपको याद रखना है कि फीमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इज मॉनिटर्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इट वाज स्टार्टेड इन 1999। स्टेब्लिश नेक्स्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो काम है फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, इंडियन रुपी को फॉरेन करेंसी के साथ स्टेबल करना। जैसे कि इंडियन रुपी का जो वैल्यू है डॉलर के सामने वो गिरना नहीं चाहिए, मतलब वैल्यू ऑफ द इंडियन रुपी मस्ट बी एज गुड एज पॉसिबल, जितना बेस्ट कर सके उतना अच्छा। ठीक है, वैल्यू गिरनी नहीं चाहिए, किसकी? इंडियन करेंसी की। किसके सामने? इंटरनेशनल डॉलर्स के सामने। इसीलिए प्राइस को स्टेबल करने का काम और इसके रूल्स बनाने का, प्लानिंग करने का काम कौन करती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। आगे चलते हैं। फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेडिंग करनी हो तो उसमें भी कौन इंपॉर्टेंट है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, मैंने आपको पहले भी बताया था कि महंगाई को कम करना है और बहुत चीजें सस्ती हो जाए तो उस प्राइस को स्टेबल करना। ऐसा नहीं हो कि आपको पोटैटो 1 रुपए केजी मिलने लग जाए, 2 रुपए केजी मिलने लग जाए, है ना। मतलब कभी कभी कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जहां पे मनी की वैल्यू बहुत घट जाती है, मतलब 1 केजी चावल लेने के लिए कम से कम 1 गड्डी नोट लेके जाना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज का नाम आप जानते हो जहां पे वैल्यू उसकी क्या हो गई, बहुत गिर गई करेंसी की, और ऐसा इंडिया में नहीं होगा। इसके लिए ध्यान कौन रखता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इतना ही नोट नहीं छाप देने की वैल्यू ही कम हो जाएगी, राइट। जितनी जरूरत है उतनी ही छापनी है। यूजेस मॉनेटरी पॉलिसी टू टूल्स टू कंट्रोल राइजिंग इन्फ्लेशन, मॉनेटरी टूल्स बनाए जाएंगे और ध्यान रहे कि इतना टू मच मनी सप्लाई नहीं होना चाहिए या डिफ्लेशन नहीं होना चाहिए, लैक ऑफ मनी। बहुत ज्यादा मनी सप्लाई भी नहीं चाहिए और बहुत कम मनी सप्लाई भी नहीं चाहिए, तो प्राइस स्टेबिलिटी बनी रहेगी। बैलेंसेस ग्रोथ विद प्राइस स्टेबिलिटी, जैसा कि मैंने बोला ग्रोथ तभी होगा जब प्राइस धीरे धीरे स्टेबल रहेगा। बहुत ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा सस्ता नहीं होना चाहिए, तो प्राइस क्या रहेगा? स्टेबल रहना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट डेवलपमेंटल रोल, डेवलपमेंटल रोल के अंदर क्या है? बैंक को डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। इट प्रोमोट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन लाइक जन धन योजना, डिजिटल बैंकिंग, सपोर्ट्स एग्रीकल्चर, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड रूरल क्रेडिट। ठीक है, रूरल क्रेडिट रूरल बैंक्स देती है और उसको सपोर्ट करने का भी काम कौन करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगा। इंकरेजेस इनोवेशंस लाइक यूपीआई, रुपे कार्ड्स एंड डिजिटल पेमेंट्स। यूपीआई, रुपे कार्ड और डिजिटल पेमेंट आप लोग जानते हैं, इसको भी
रेगुलेट कौन करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगा। इलीगल पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन जिसपे कि अगर मान लो कि सपोज आपने कोई चेक जमा किया, बैंक बोलते आपकी मेरा मुझे कोई चेक मिला ही नहीं, जिस बैंक के लिए जमा किया है वो भी बोलता है मेरे पास नहीं मिला, तो कंप्लेंट कहां लेके जाओ? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कि देखिए सर मेरे साथ ऐसा सा फ्रॉड हुआ है या फिर मेरे साथ ऐसा गलत हुआ है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल इमीडिएटली टेक एक्शन, और इन दैट केस if the bank is found guilty it will be highly penalized like 10 crore 15 crore for few hundred crore, बहुत बड़ा पेनल्टी लग जाएगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एस्टैब्लिश बैंकिंग ऑम्बुड्समैन, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश करती है। तो बैंक ऑम्बुड्समैन किसका होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है फॉर कस्टमर ग्रीवांस रिडेंशन, तो कस्टमर का जो ग्रीवांस है, जो कंप्लेंट्स है, उसको सॉल्व करने के लिए। एंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी इन बैंकिंग सर्विसेज एंड लैंडिंग रेट्स, तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए बैंकिंग सर्विसिंग में और लैंडिंग रेट्स। ऐसा नहीं हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा दे दिया या बहुत कम रख दिया, ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत कम रख देंगे तो बैंक का दिवाला निकल जाएगा, बहुत ज्यादा रखेंगे तो लोग लोन नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो प्राइस को क्या रखना है? स्टेबल रखना है। तो ये बात मैंने समराइज कर लिया, आप लोग एक बार नोट कर लीजिए और समझ लीजिए इस चीज को। चलिए, जो लोग भी आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, शॉर्ट सजेशन के हमारे साथ बने रहें आप। ठीक है, इशूइंग करेंसी मैंने आपको बता दिया, पहला इशूइंग करेंसी था। करेंसी इशू करेगा आपका मॉनेटरी ऑथोरिटी, बैंक के रेगुलेशंस, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, प्राइस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लेंडर ऑफ लास्ट रिकॉर्ड, डेवलपमेंट ऑफ बैंक, ये सारी चीजें मैंने आपको एक एक करके बता दिया है। तो दिस इज द ओवरव्यू। चलिए, मॉनेटरी पॉलिसी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया initiates a process in which the central bank manages the supply of money in the country। ठीक है, और ये बात भी ध्यान रखना है कि क्रेडिट किसी को कर्ज देना है तो उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, और कर्ज देना है या कर्ज लेना है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हो या लेंडिंग हो, ठीक है, दोनों केस में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, डिसाइड कौन करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगा। ठीक है, और इसके लिए मैक्रो इकोनॉमिक, मैक्रो मींस लार्ज विथ इट्स, जैसे मैक्रो रिफर्स टू कंट्री, मैक्रो किसको रिफर्स करता है? कंट्री को, और माइक्रो रिफर्स टू स्मॉल प्लेस, राइट? मैक्रो इज a small term, macro is a large term. It is one, next is Reserve Bank of India is one of the most important tools for maintaining financial stability and ensuring sustainable economic growth in India. तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ तो हर साल से जीडीपी हमारा बढ़ता रहे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसके लिए ध्यान कौन रखेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रखेगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, चलिए नेक्स्ट है हमारा द मेन ऑब्जेक्टिव एंड स्टेटेड इन द आरबीआई एक्ट 1934, प्राइस स्टेबिलिटी। मैंने बताया इन्फ्लेशन को बचाना है और फ्लक्चुएशंस नहीं होने चाहिए प्राइस, है ना? थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस होता है बट मैक्सिमम बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ मिलना चाहिए, मतलब ये कि क्रेडिट का फ्लो, कितना कर्ज देना है, कितना कर्ज लेना है, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए कर्ज देंगे तो सही है, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बाय प्रोमोटिंग इन्वेस्टमेंट एंड डिमांड, जितना इन्वेस्टमेंट, जितना डिमांड है उतना इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि क्या हो, लोगों को नौकरी मिल सके। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, मतलब इंडियन डॉलर से इंडियन रुपीस, इंडियन रुपीस से डॉलर, ये सब जो एक्सचेंज होना चाहिए वो स्टेबल होना चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन रुपीस इन द इंटरनेशनल मार्केट, इंडियन रुपीस का इंटरनेशनल वैल्यू कितनी है इंटरनेशनल मार्केट में, ये भी स्टेबल होना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम के बीच एक बहुत अच्छी क्या होनी चाहिए? बॉन्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब हम समझ लेते हैं इसके अंदर कौन कौन से मॉनेटरी पॉलिसी के टाइप्स है। तो टाइप्स की अगर हम बात करें तो एक है एक्सपेंसिव और दूसरा है हमारा कॉन्ट्रैक्शनरी, तो दूसरा है कॉन्ट्रैक्शनरी और पहला कौन सा है हमारा? एक्सपेंसिव। एडॉप्टेड ड्यूरिंग लो ग्रोथ, ये एक्सपेंसिव हम लोग तब यूज करते हैं जब ग्रोथ और रिसेशन आ जाता है किसी कंट्री। और मनी इस केस में क्या होता है, इसमें जब
रिसेशन आता है तो मनी सप्लाई बढ़ाई जाती है ताकि लोगों को परेशानी ना हो, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाता है। तो याद रखिएगा रिसेशन के टाइम पे मनी का सप्लाई बढ़ाया जाता है और इंटरेस्ट रेट कम कर दिया जाता है। और जब कॉन्फ्लिक्ट कॉन्ट्रेक्शनरी होता है तो जब बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ जाती है तब ये यूज किया जाता है, रिड्यूसिंग मनी सप्लाई एंड रेजिंग इंटरेस्ट कर्व्स टू कर्व एक्सेस डिमांड। जब बहुत लोग डिमांडिंग होने लग जाते हैं तो उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, ताकि लोगों का, जैसे कुछ लोग बोलेंगे मुझे कार चाहिए, ये चाहिए, मल्टीपल चीजें, डिमांड जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो लोग चीजें परचेज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये कॉन्ट्रेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी उस समय पे यूज की जाती है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आई मीन नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में आपके पूछा जाता है। तो दो बॉर्डर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है, जनरल टूल्स है यूज्ड टू रेगुलेट द ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी। पहला है रेपो रेट, तो मैं आपको बता देता हूँ रेपो रेट के अंदर क्या होगा, जरा समझिए और डायग्राम सभी लोग बना लेंगे। मान लीजिए कोई प्राइवेट बैंक है, ठीक है, मैंने क्या बोला, कोई प्राइवेट बैंक है, शेड्यूल्ड बैंक या गवर्नमेंट बैंक से, मान लीजिए मैंने लिया पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक को पैसे की जरूरत है, क्या है, पैसे की जरूरत है, और ये क्या है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये हमारा क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब पंजाब नेशनल बैंक क्या करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाएगा और उसको डिमांड करेगा, क्या करेगा, डिमांड करेगा, क्या, बोरोज मनी, है ना, बोरोज मनी, बोरोज मनी फ्रॉम फ्रॉम वेयर, आरबीआई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जब कर्ज लेगा कौन, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, और आरबीआई पैसा देगा किसको, पंजाब लैंड्स मनी, ठीक है, लैंड्स मनी, और जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगा, जिस रेट ऑफ क्या इंटरेस्ट पे दिया जाएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कर्ज लेगी, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसे देगी पंजाब नेशनल बैंक को जो शेड्यूल्ड बैंक है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम क्या बोलेंगे, उस इंटरेस्ट को क्या बोलेंगे, रेपो रेट। कंसीडरिंग ए केस कि पंजाब नेशनल बैंक को 1000 करोड़ की जरूरत है, ठीक है, कितने की जरूरत है, 1000 करोड़ की जरूरत है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाता है, पंजाब नेशनल बैंक बोलता है मुझे 1000 करोड़ रुपए चाहिए, तो ऐसे केस से बोलती है ठीक है मिलेगा, लेकिन आपको पॉलिसी रेपो रेट यानी 5.5% का इंटरेस्ट रेट देना होगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि रेपो रेट जो है और रिवर्स रेपो रेट जो है वो शॉर्ट टर्म फंड्स होता है, शॉर्ट टर्म लोन्स होता है, शॉर्ट टर्म लोन्स, जबकि बैंक रेट जो है वो लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए होता है। तो रेपो रेट के बारे में हमने क्या बात किया, तो 5.5% ऑफ 1000 करोड़, ठीक है, वो इंटरेस्ट चार्ज करेगी कौन, आरबीआई। तो आरबीआई को 5.5%, अगर 1000 करोड़ है तो उसका 5.5% यानी 5.5 करोड़, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग, मतलब 55 करोड़, अगर 1000 करोड़ से उसका 5.5% कितना हो गया, 55 करोड़। चलो देख लो जरा, 5.5% राइट ऑफ 1000 करोड़ कितना हुआ भाई, परसेंटेज, और एक 3 जीरो कट गया, कितना करोड़ आ गया, 55 करोड़। तो 55 करोड़ रुपीस पे करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा किसको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, यही हमारा क्या है, रेपो रेट है। दूसरा जो कंसेप्ट आता है वो क्या आता है हमारा, रिवर्स रेपो रेट, क्या आता है, रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट टर्म है हमारा रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट किसको बोलते हैं जरा समझिएगा, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पैसे की जरूरत पड़ती है, क्या है, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है, ठीक है, ठीक है, मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक है, क्या है, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, इस बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलती है कि मुझे पैसा चाहिए, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या, पंजाब नेशनल बैंक लेंड्स मनी, ठीक है, एंड आरबीआई बोरोज मनी, किससे बोरो करेगा, पंजाब नेशनल बैंक से। तो आरबीआई से जब बोरो करेगा कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये बोरो करेगा कौन, आरबीआई, किससे,
कर्ज ले, आरबीआई कर्ज लेगा इस बार किससे? पंजाब नेशनल बैंक से, चाहे वर्ल्ड बैंक का पैसा चुकाना हो या फिर प्राइस को स्टेबल करना हो या मार्केट से पैसा को कम करना है। तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पंजाब नेशनल बैंक क्या करेगी, आरबीआई को पैसा देगी, उसे क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट। तो इस बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसा नहीं ले रही है, नहीं दे रही है, ले रही है। इस बार क्या कर रही है? दे रही है। क्लियर है? तो समझ पा रहे हैं आप लोग? तो पंजाब नेशनल बैंक गिव मनी टू आरबीआई and RBI borrows money from Punjab National Bank, a scheduled banks, then it is called as reverse repo rate. Current reverse repo rate कितना है? 3.75% है। आप लोग एग्जाम देने से पहले थोड़ा देख लिया कीजिएगा कि हर बार मॉनेटरी पॉलिसी चेंज हो जाता है, तो ध्यान रखेंगे उस समय का करंट रेपो रेट क्या है। चलिए आगे बात करते हैं। पॉलिसी रेपो रेट, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो है 5.25% है, ये तब कैश हमेशा बना रहना चाहिए बैंक के पास। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होता है वन नाइट लोन। क्या होता है? वन नाइट लोन, ओवरड्राफ्ट लोन जो होता है वन नाइट, कब इमरजेंसी में 24 घंटे के लिए बैंक को पैसा चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, तो उसको क्या बोलते हैं? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। बैंक रेट किसको बोलते हैं? बैंक रेट किसको बोलते हैं? बैंक रेट वो लॉन्ग टर्म लोन होता है जो आरबीआई किसी दूसरे बैंक को देती है। तो लॉन्ग टर्म की बात हो, लॉन्ग टर्म लोन given by RBI to other banks, ठीक है? RBI to other banks, ठीक है? ध्यान रखेंगे इस चीज का, अदर बैंक्स, ठीक है? तो दूसरे बैंक को लॉन्ग टर्म लोन अगर दिया जो कि 5.75% है, तो वो क्या होगा? बैंक रेट। क्या होगा? बैंक रेट। और लास्ट जो हमने बात किया वो 3.35% था। आप देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कितना स्मार्ट है, जब पैसा लेने की बारी होती है तो इंटरेस्ट कितना लेता है? देखो आप 5.5%। लेकिन जब लोग पैसा मांगने आते हैं आरबीआई के पास, तो आरबीआई कितना इंटरेस्ट चार्ज करता है? 5.5%। जब आरबीआई को पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो दूसरे बैंक को कितना परसेंट देता है? 3.35। अब इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, अगर आप देखोगे 5.50 से अगर मैं 3.35 घटा दूं तो ये 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना? 1.15%। 1.15% का हमेशा लीड लेता है, एक्स्ट्रा पैसा लेता है, एक्स्ट्रा परसेंटेज लेता है। कौन? आरबीआई। अभी आरबीआई को फंक्शन करने के लिए भी तो फंड्स चाहिए ना, तो वो फंड्स कैसे आएगा? बैंकिंग सिस्टम से आएगा, दूसरे बैंक से आएगा। और दूसरे बैंक के पास पैसा जमा कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है? तो इसी आज के लिए हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। आगे के वीडियोस के हम लोग ये देखे रहेंगे कि अगले पार्ट में हम ये बात करने वाले हैं कि बैंक रेट, स्मार्ट कैश रिजर्व रेशियो, ये सारे कौन से टर्म्स हैं जिसके बारे में बात करेंगे। कैश रिजर्व रेशियो के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। कैश रिजर्व रेशियो किसको बोलते हैं? कैश रिजर्व रेशियो वो होता है द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट बैंक मस्ट कीप इट आरबीआई इन कैश फॉर्म। तो आरबीआई के पास कैश के फॉर्म में रखना पड़ता है। तो सीआरआर आपको बता दूं कितना परसेंट है? 4% है। अगर बैंक 10,000 करोड़ रुपए का इनकम करती है तो 10,000 करोड़ का 4% यानी 400 करोड़, 40 करोड़, कितना? 40 करोड़, 40 करोड़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा करना पड़ेगा। क्यों करता है ऐसा? क्योंकि कभी कंपनी बैंक का दिवाला निकल गया तो वो फंड्स वापस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस बैंक को दे सके, ताकि वो अपना जो सर्विसेज है दोबारा रिज्यूम कर सके। आगे चलते हैं। रिवर्स रेपो रेट समझ में आ गया, रेपो रेट समझ गए, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो परसेंट डिपॉजिट that banks must come maintain in the form of liquid assets, gold और government security। SLR क्या होता है? What is SLR? SLR में क्या होता है? 18%। आपको बता दूं अभी का जो SLR है 18% है, यानी बैंक अपने पूरे कमाई का 18% गोल्ड के फॉर्म में या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, जैसे बॉन्ड्स हो गए, पार्टिसिपेटरी नोट्स हो गए, ट्रेजरी बिल्स हो गए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हो गए, ये सारे फॉर्म में अपना पैसा जमा करके अपने पास ही रखना है। ठीक है? ये मैंडेटरी है हर बैंक के लिए, क्योंकि अगर बैंक का दिवाला निकल गया तो गवर्नमेंट, जैसे हम लोग फिक्स्ड डिपॉजिट क्यों कराते हैं कि इमरजेंसी में अगर हमारा कुछ इमरजेंसी हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, या कुछ इमरजेंसी हो गया, तो वो हम एफडी तोड़ देते हैं।
हम गोल्ड क्यों खरीदते हैं कि इमरजेंसी में कहीं ऐसा हो गया, हमें बेचना पड़ गया तो कोई बात नहीं। तो इसीलिए इमरजेंसी फंड भी होना चाहिए। एक इमरजेंसी तो कैश के फॉर्म में जो 4% है, और दूसरा इमरजेंसी कौन सा फंड हो गया, एसएलआर के फॉर्म में फंड हो गया, जो कि हर बैंक को अपने पास रखना। आरबीआई जो है हर बार रेट डालती है, अलग अलग बैंक में चेक करती है 18% का लिक्विडिटी बैंक में है या नहीं है, 4% का कैश है कि नहीं लास्ट फाइनेंशियल ईयर पे, जब करंट फाइनेंशियल ईयर पे 4% का कैश है या नहीं है, 18% का क्या नहीं है, 18% का लिक्विडिटी है या नहीं, या गवर्नमेंट बॉन्ड्स है या नहीं। ठीक है, तो चलिए आई होप सभी लोगों को समझ में आया। और लास्ट पॉइंट ऑफ द टुडेस टॉपिक इज ओपन मार्केट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इसके अंदर क्या होगा हमारा, इसके अंदर क्या होगा हमारा, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द मार्केट बाय आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने अपने अलग अलग स्टॉक्स, अलग अलग बॉन्ड्स, अलग अलग गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करती है, जिसमें सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स आता है, पार्टिसिपेटिंग नोट्स आता है, ट्रेजरी बिल्स आता है, ये जैसे 91 डेज का ट्रेजरी बिल्स होता है, 182 डेज का ट्रेजरी बिल्स होता है। ठीक है, इस तरह से ट्रेजरी बिल्स इशू करती है कौन, रिजर्व बैंक ऑफ। तो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स क्या होता है, ट्रेजरी बिल्स क्या होता है, किस किस टाइप के बैंक अकाउंट्स होते हैं, लोरो अकाउंट होता है, वॉस्ट्रो अकाउंट होता है, एनआरआई अकाउंट होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। सो जो लोग भी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए थे, ट्यून अप विद अस, ज्वाइन विद अस, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। जो लोग भी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन log into our website www.ibopacademy.com and you can put your doubts in your comment section. Our associates will connect with you, and in the website you will get all the details including the mock test papers, previous year questions and many more. So this is Professor Ravi Ranjan sir signing off today. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.